हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल TG2 2019 के पेपर का डिस्कशन। ठीक है, जो आपका 2019 में पेपर हुआ था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल पोर्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्या था। जो वो पहला क्वेश्चन था कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल वाइंडिंग जुड़ी होती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था कि जो डीसी जनरेटर होता है उसमें जो इंटरपोल वाइंडिंग है वह किसके साथ जुड़ी होती है। तो आपका ऑप्शन जो था, ऑप्शन आपका था आर्मेचर वाइंडिंग के साथ समांतर में। दूसरा था लोड के साथ श्रेणी में। ठीक है, तीसरा जो था लोड के साथ समांतर में। ठीक है, और जो चौथा ऑप्शन आपका था वो था आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में। ये आपके चार ऑप्शन थे। तो देखिए, जो इंटरपोल वाइंडिंग है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो इंटरपोल वाइंडिंग होती है वह आपकी हमेशा जुड़ी होती है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जैसे आपसे पूछा जाए इंटरपोल वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी होती है, तो आपको बोलना है आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। अगर आपसे पूछता है कि इंटरपोल वाइंडिंग जुड़ी होती है आर्मेचर के साथ, क्या वो श्रेणी में जुड़ी होती है कि समांतर में जुड़ी होती है, तो आपको बोलना है वह श्रेणी में जुड़ी होती है। ठीक है, सबसे पहले इंटरपोल वाइंडिंग किसके साथ जुड़ी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। आर्मेचर वाइंडिंग के साथ किस में जुड़ी होती है? समांतर में कि श्रेणी में? श्रेणी में जुड़ी होती है, यानी सीरीज में जुड़ी होती है। ठीक है, अब इस इंटरपोल वाइंडिंग का काम क्या होता है? देखिए, इंटरपोल वाइंडिंग का जो काम होता है वह आर्मेचर के साथ श्रेणी में जुड़ के क्या करती है, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उसको कम करती है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए हम लोग इंटरपोल वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका, ध्यान से देखते रहिए। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड टू द स्टेयरकेस वायरिंग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका था स्टेयरकेस वायरिंग में, स्टेयरकेस वायरिंग जो हम करते हैं उसमें किस टाइप का स्विच यूज होता है। ठीक है, आपसे स्विच पूछा था कि कौन सा स्विच यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है स्टेयरकेस वायरिंग में कौन सा स्विच आपका यूज होता है। ठीक है, कौन सा स्विच यूज होता है। तो देखिए, स्टेयरकेस वायरिंग क्या है? स्टेयरकेस वायरिंग इसका मतलब है कि तुम एक बल्ब को, जैसे कोई स्टेयर है तो स्टेयर पे चढ़ने के लिए, ठीक है, स्टेयर है, ठीक है, तो स्टेयर बना हुआ है, तो इस पर चढ़ने के लिए मान लीजिए इधर आपने कहीं पे एक बल्ब लगाया है, मान लीजिए आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक स्विच होना चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और यहाँ पे भी एक स्विच होना चाहिए ऑपरेट करने के लिए। एक बल्ब को दो जगह से कंट्रोल करने के लिए हम किस तरह, मतलब कि स्टेयरकेस वायरिंग उसको बोलते हैं, मतलब कि एक बल्ब को दो जगह से हम कंट्रोल करें। तो इस केस में हम जो स्विच यूज करते हैं वो स्विच कौन सा हमारा यूज किया जाता है, तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिए कि इंटरमीडिएट स्विच यूज किया जाता है। इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंसुलेटिंग मटेरियल शुड है, यानी कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इंसुलेटिंग मटेरियल के पास क्या होना चाहिए, कि
पास क्या होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, क्या प्रॉपर्टी या फिर क्या होना चाहिए प्रॉपर्टी के टर्म्स में, ठीक है। देखिए अब देखिए आपके पास जो ऑप्शन था कि इंसुलेटिंग मटेरियल जो है, देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर हम बात करें, एक ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, जीरो होगी। यानी इसमें अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जीरो है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें धारा का प्रवाह आप नहीं कर सकते। धारा के प्रवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़्यादा, तब जाके हो सकता है कि थोड़ा बहुत करंट फ्लो करवा सको आप, ठीक है। तो इसलिए इंसुलेटिंग मटेरियल में कभी भी करंट का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो करंट की वैल्यू जीरो होती है, करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। तो देखिए ठीक है, अब इंसुलेटिंग मटेरियल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। अब देखिए आपके पास जो ऑप्शन था, ऑप्शन क्या था आपके पास, ऑप्शन था आपके पास लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, पहला ऑप्शन, जो लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि कम यांत्रिक शक्ति, ठीक है, ये क्या होना चाहिए इसके पास। तीसरा दूसरा जो ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन आपका था लो डाइलेक्ट्रिक, लो डाइलेक्ट्रिक, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तीसरा आपका जो ऑप्शन था वो था हाई कॉस्ट एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई कॉस्ट एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन आपका जो था लो कॉस्ट, देखिए लो कॉस्ट एंड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। अब देखिए ऑप्शन आप बस ध्यान से देखिए कि जो पहला ऑप्शन है आपका लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल, जैसे आप कोई भी इंसुलेटिंग जिसमें आप करंट फ्लो नहीं करवा सकते, लकड़ी, अब लकड़ी को अगर आप ले लोगे तो क्या उस लकड़ी की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगी क्या वो बहुत कमजोर होगी, कम होगी, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि अगर लो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि जैसे ही आप उसमें वोल्टेज कोई लगाओ उसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, जैसे ही आप इंसुलेटिंग में अगर कोई वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसलिए ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। तीसरा क्या, हाई कॉस्ट, अब क्या अगर कोई भी चीज़ अगर आप एक बार प्रेफर करोगे तो उसके लिए कॉस्ट हाई रखोगे, नहीं, इसलिए ये गलत हो गया, कॉस्ट हाई। किसी भी चीज़ का देखो कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पे कॉस्ट हाई रखा जाता है, नहीं तो कभी भी आप पैसा हमेशा कम ही लगाना चाहोगे, ठीक है। चौथा क्या है, लो कॉस्ट होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना चाहिए और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए। तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसमें आपको क्या मिलेगा, लो कॉस्ट होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी जिसमें होगी वह आपका क्या होगा, एक इंसुलेटिंग मटेरियल होगा, और इस इंसुलेटिंग मटेरियल की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अब देखिए दूसरा क्या है कि इंडिया, जो अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया में जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी यूज होती है, बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी यूज होती है। तो आपको बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे, बस एकदम आँख बंद करके कितना मान देना है, 50 हर्ट्ज। तो इंडिया में कितना यूज होती है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 50 हर्ट्ज यूज होती है, और ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। याद क्या रखना है, आप हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कभी भी पूछो कितना आपको मिलेगा, 50 हर्ट्ज, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है कि एक बूस्टर, देखिए एक इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का, यानी कि बूस्टर है आपके पास, किसी बूस्टर के लिए
किस प्रकार का जनरेटर यूज किया जाता है, किस प्रकार का जनरेटर यूज किया जाता है, यूज किया जाता है। अब देखिए किसी बूस्टर के लिए हम किस प्रकार के जनरेटर का यूज करेंगे। अब देखिए बूस्टर के नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। बूस्टर का मतलब कि आपको क्या करे, वोल्टेज ज़्यादा दे दे, बूस्ट करके वोल्टेज दे दे, ठीक है। थोड़ा बूस्ट करके अगर हम वोल्टेज दे दे तो इसके लिए आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे ऑप्शन आपको मिलेगा कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड यानी संचयी, ठीक है, संचयी टाइप का। फिर डिफरेंशियल यानी कि विभेदक, विभेदक। तीसरा ऑप्शन आपका आएगा संट, चौथा ऑप्शन आपका आएगा श्रेणी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बूस्टर का मतलब कि आपको वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा के मिले, वोल्टेज आपको थोड़ा बढ़ा के मिले। और आपको पता है कि आपको वोल्टेज अगर बढ़ाना है तो इनमें से सबसे अच्छा जो होगा वो श्रेणी वाला होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है कि जब भी हम समांतर सर्किट या श्रेणी सर्किट पढ़ते हैं तो जो श्रेणी सर्किट यानी संट, जिसको आप संट बोलते हो नॉर्मली, ठीक है, जो समांतर हमारा होता है उसको हम संट बोलते हैं। तो संट सर्किट जो हमेशा हमारी यूज होती है वह करंट को, यानी कि जो आई यानी करंट को बढ़ाने के लिए अगर आपसे कभी पूछे कि किस टाइप के जनरेटर का यूज करते हैं या फिर हम किस तरह के सर्किट का यूज करते हैं तो संट होगा। संट सर्किट हमेशा करंट को मतलब बढ़ा के आपको देगी, वो करंट को बढ़ाने के लिए हम लोग समांतर सर्किट का यूज करते हैं। और अगर वोल्टेज की बात हो यानी वोल्टेज को बढ़ाना हो तो आपकी श्रेणी सर्किट, ठीक है, श्रेणी सर्किट या फिर श्रेणी जनरेटर। तो याद रखिए कि बूस्टर जो होता है वह श्रेणी जनरेटर के साथ यूज किया जाता है, ठीक है, हमेशा इसके साथ यूज किया जाता है, श्रेणी जनरेटर के साथ यूज किया जाता है। तो कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी, आप याद रखिए हर एक चीज़ को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी बैटरी को, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि किसी बैटरी को, अब बैटरी क्या है आपकी, मान लीजिए एक बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी को, किसी बैटरी को 40 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। अब किसी बैटरी को 40 ओम, ध्यान से देखिए, 40 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है, 40 ओम, 40 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यदि यह करंट 1 एम्पियर यानी कि यहाँ से 1 एम्पियर की करंट पैदा हो रही है तो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, आपको भी पता करना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। यानी एक बैटरी है, बैटरी में आप 40 ओम का रेजिस्टेंस ऐड करते हो और उस बैटरी से कितनी करंट आपको मिल रही है, 1 एम्पियर मिल रही है। तो आपको क्या बताना है कि उस बैटरी की वोल्टेज की क्षमता कितनी होगी, उस बैटरी की वोल्टेज कितनी होगी। तो आपको फॉर्मूला आएगा, जैसे ही आपको 3 चीज़ मिले, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कुछ नहीं आपके दिमाग में ओम्स लॉ आना चाहिए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। ये फॉर्मूला आप याद रखो हमेशा, ठीक है। जैसे ही इन तीनों में की बात एक साथ में हो जाए, यानी वोल्टेज की, करंट की, रेजिस्टेंस की, तीन लोगों की बात एक साथ हुई, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो आप। अब ये वाला फॉर्मूला जैसे ही अप्लाई करोगे आपका आंसर आपके सामने मिल जाएगी। देखिए V I की वैल्यू आपको 1 एम्पियर थी, होगा 1 गुणे R की वैल्यू आपको 40 दिया हुआ है, आप 40 कर दो, आप देखो कितना आएगा, 40 वोल्ट आ जाएगा, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस 40 वोल्ट। अब इस V की वैल्यू कितना गई, 40 वोल्ट आएगी। अब आपको ऑप्शन क्या दिया है क्या नहीं दिया है, आप कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन इसमें 90 वोल्ट दिया है, अब देख के ही कैसे कह लोगे 90 वोल्ट कैसे आएगा। दूसरा ऑप्शन आपको 40 वोल्ट दिया है जो कि सही है। तीसरा आपका 10 वोल्ट है, 65, ठीक है। देखिए एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा याद रखिए, कभी भी ऐसा केस हो तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी एक की वैल्यू 1 एम्पियर दिया हो या फिर इसकी वैल्यू 1 दिया हो तो आप समझ जाओ मैक्सिमम। अब किसी एक की वैल्यू अगर 1 दे दिया तो एक की वैल्यू 40 है ना, तो दूसरे की वैल्यू भी उतनी आएगी, क्योंकि कभी भी कोई फॉर्मूला किसी भी फॉर्मूले से आप लगा रहे हैं, क्योंकि 1 से आप डिवाइड करो चाहे वो करो, मैक्सिमम आपका वही आएगा। हाँ प्रॉब्लम तब आएगी जब 1/40 मान लीजिए इस तरह से आ गया, फिर ऐसे कुछ आ गया, तो इस केस में आपको थोड़ा याद रखना है। लेकिन जब भी वैल्यू आपकी अगर 1 दिया हो
बस फॉर्मूला में पुट करिए और देखिए कितना आता है वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया है। अब एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ल्यूमेन पर वाट इकाई होती है। ल्यूमेन पर वाट किस चीज की यूनिट होती है? ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपको यूनिट यानी कि आपको मात्रक याद रखने हैं सारे, कोई भी मात्रक आपको छोड़ने नहीं है, सारे के सारे मात्रक आपको याद रखने हैं। अब ल्यूमेन पर वाट किसका मात्रक है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा फ्लक्स। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ल्यूमिनस एफिशिएंसी। ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस। ये चार ऑप्शन आपको दिया था। ठीक है, अब आप बताओ इसमें एक है, ये दो है, ये तीन ऑप्शन, ये चौथा ऑप्शन। अब आपको बताना है इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। तो देखिए, जब भी आप इफिशियंसी निकालते हैं तो क्या होता है, इफिशियंसी बराबर आप हमेशा याद रखिए कि आउटपुट बटे इनपुट होता है, बटे क्या होता है, इनपुट होता है। ठीक है, जब भी हम देखिए इसका जो ये ल्यूमेन पर वाट है, ये हमेशा किसका होता है, ये ल्यूमिनस एफिशिएंसी का होता है। ठीक है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी का। अब जो इफिशियंसी हमेशा याद रखिए कि जो इफिशियंसी आप निकालते हो वो हमेशा क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी आपको कितना मिल रहा है और आपने कितना उसमें इनपुट दिया है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होगा। अब आउटपुट मतलब क्या, अब जो बल्ब से निकलती है आपको जो चमक मिलती है, जो बल्ब से आप मिलती है, आप उसको किस में कैलकुलेट करते हो? बल्ब से आप जो पावर आप मतलब जो पावर आपकी डिसिपेट हो रही है वो पावर क्या होती है, वाट में होती है ना, वाट। ठीक है, इनपुट आप क्या दे रहे हो कि आपने इतना ल्यूमेन दिया, आपको इतना वाट मिला। जब भी आप क्वेश्चन को देखो अगर इस तरह से सॉल्व करो कि आपने इतना ल्यूमेन दिया, इतना वाट आपको मिल गई, तो ये क्या होती है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो हाँ सॉरी, मैं इसे आउटपुट आपका क्या, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, आउटपुट ल्यूमेन, यानी कि आपने इतना पावर डिसिपेट किया, डिसिपेट मतलब इतना पावर आपका एब्जॉर्ब किया, इतना पावर आपका खींचा, तो आपको आउटपुट कितना ल्यूमेन मिला। तो ये ल्यूमेन आपका जो होगा ये आउटपुट होगा और इनपुट क्या होगा, वाट होगा। पावर आपने कितना दिया, कितने वाट का, यानी इनपुट आपने जो दिया वो मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, लेकिन आप ध्यान से इसको याद रखिए, आउटपुट अपॉन इनपुट होगा, तो ये आपका ल्यूमेन होगा। ल्यूमेन मतलब आपका आउटपुट, वाट जो है आपका वो इनपुट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवियोमीटर को मापा जाता है। अब देखिए एवियोमीटर आपसे ये कितनी बार पूछा जाएगा कि एवियोमीटर क्या है, तो ये आप हमेशा याद रखिए, ए मतलब एम्पियर, एम्पियर मतलब धारा, यानी कि एवियोमीटर जो है वो किस चीज़ को मापेगा, किस चीज़ को मापेगा, तो ए मतलब एम्पियर यानी धारा को मेजर करेगा, वी मतलब वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज को मापेगा। तीसरा क्या है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर का मतलब हो गया कि आपका रेजिस्टेंस मापी, यानी कि ठीक है, आप रेजिस्टेंस मापी, ओम मीटर मतलब कि रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध मापी। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, प्रतिरोध मापी। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होगा। तो आपसे पूछे जब भी एवियोमीटर किस चीज़ को मापने के लिए यूज किया जाता है, तो आपका ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है, करंट, ईएमएफ और प्रतिरोध। देखिए वोल्टेज को आप ईएमएफ भी बोल सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप ये बोल सकते हो। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या आपको थोड़ा घुमा के दे देगा, कभी कभी वोल्ट एम्पियर देगा यानी कि धारा दे देगा, वोल्टेज दे देगा, तीसरा कुछ और दे देगा, पावर फैक्टर दे दिया, फ्रिक्वेंसी दे दिया। ठीक है, ऐसे टाइप का देगा, लेकिन आपको हमेशा क्या रखना है, एवियोमीटर जो मेजर करता है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस आपको याद रखना है, वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस इन तीनों चीज़ों को मेजर करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओसीबी का फुल फॉर्म क्या है, ओसीबी। ठीक है, अब देखिए
ओसीबी का फुल फॉर्म क्या है आपको याद रखना, बहुत सी जगह पे आपसे पूछा जाएगा। ओसीबी मतलब आयल सर्किट ब्रेकर होता है, आयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, आयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपको घुमा फिरा के भी देगा, कुछ ओसीबी पूछ दिया तो ये कहेगा ऑफ लोड सर्किट ब्रेकर, ऑफ लोड सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ऐसे टाइप का। ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, अब जो लोग कभी सुने ही नहीं होंगे वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। ओवरलोड सर्किट ब्रेकर, और क्या ऑप्शन में है, ऑन लोड सर्किट ब्रेकर, ऑन लोड सर्किट ब्रेकर। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी आपसे ओसीबी पूछे तो आपका एक सर्किट ब्रेकर होता है जो कि ऑयल के लेवल से आपको जनरेट करके देता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। बहुत सा ऐसा रहेगा क्वेश्चन आपको आएगा, कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखिए एक पूछा गया है कि वोल्टेज रेगुलेटर में हम किस प्रकार की डायोड का यूज करते हैं, किस प्रकार की डायोड का, वोल्टेज रेगुलेटर में हम किस प्रकार के डायोड का यूज करते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ऑप्शन आपका है फोटोडायोड, 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 जीनर डायोड, जीनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, वैरेक्टर डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, चौथा जो है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि जो जीनर डायोड है वह हमारा किसके लिए यूज होता है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, यानी कि जो हम वोल्टेज रेगुलेशन जो हमारे पास रेगुलेटर घर पे होता है, ठीक है, वहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर के लिए जीनर डायोड का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। और जीनर डायोड जो हमेशा होता है वह रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, ये भी आपको याद रखना है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, ठीक है, रिवर्स बायस में ऑपरेट होता है, ठीक है। यानी कि रिवर्स बायस में हम किसको यूज करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जीनर डायोड को यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किसका यूज करते हैं, जीनर डायोड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम।